नमस्कार, मैं अशोक व्यास और आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसका संबंध है आपसे, मुझसे, हम सब से। क्योंकि हमारे पास सबसे बहुमूल्य जो बात जिसको हम किसी को दे सकते हैं, वो है जो कि आप अभी मुझे दे रहे हैं अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो। हमारा ध्यान और हमारा ध्यान खींचने के लिए इतनी सारी बातें हमारे सामने उपलब्ध हैं, सोशल मीडिया पर भी इतने सारे टीवी चैनल्स हैं। ऐसे में क्या वो फ़ॉर्मूला, वो समीकरण हो सकता है जो पाठक, दर्शक, श्रोता को बाँधने में सहायक हो? इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गोविंद पारिक और मुकुल गोस्वामी जी को। आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद के साथ स्वागत है। आपका भी बहुत धन्यवाद अशोक। मुकुल जी, आपने कम्युनिकेशन के जगत में इतने बरसों का आपका समृद्ध करने वाला अनुभव रहा है। एक तो आप किसी दूसरे को अपनी बात कह रहे हो, चाहे 2 ही जने हों, तो भी वो आपकी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, ये हमेशा आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। सो लेट अस बिगिन फ्रॉम देयर मुकुल जी, व्हाट इज़ इट दैट मेक्स अनदर पर्सन पे अटेंशन टू व्हाट यू आर सेइंग? मुझे लगता है कि अशोक, अगर मैं जैसे मेरा इंटरव्यू लेने में बहुत आधिक्य रहा। मैंने कम से कम 100 आईएएस अफसर या 1000 स्पोर्ट्समैन, बड़े पॉलिटिशियन सबके इंटरव्यू लिए। आप एक तो ज्ञानी नहीं है, जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो अपने ज्ञान को परे रखिए। सबसे पहली उसकी पाठशाला का अध्याय तो ये है। दूसरा ये है कि आप कितना उसको भावनात्मक रूप से उकेर सकते हैं, उसके अनुभव को सुन सकते हैं, तो आपका अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है, यदि आप कम्युनिकेशन की दुनिया में कंटेंट। तीसरी, उसमें रोचकता कैसे बनाए रख सकते हैं आप। तो दिल से अगर आप कोई चीज़ कहते हैं, दिल से कहने का मतलब जिसमें बनावट नहीं है, बनावट की बू अगर नहीं है आपकी बातचीत में, तो बात दूसरे आदमी के दिल तक उतरेगी, और दिल तक उतरेगी तो उसकी एकाग्रता, वो आपको सुनेगा, आपकी बात समझेगा। लेकिन अगर आपने ओढ़ा हुआ कुछ बोला जो आप नहीं करते हैं या जिसका ज्ञान आपको नहीं है, तो वो तारतम्य टूट जाता है। आज के युग में गोविंद भी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है। आदमी 3 सेकंड 4 सेकंड में निर्णय ले लेता है कि उसको ये वीडियो देखना है कि नहीं देखना है। आगे बढ़ जाता है वो। सो जब स्पान आपका इतना छोटा है, तो अगर ज़रा-सा भी रुचिकर, मन को छूने वाला या मन से जुड़ाव वाला कुछ संदेश वो होगा, तो आप 3 मिनट भी देख लोगे, 1 मिनट भी देख लोगे, आपके इंटरेस्ट की बात है तो देख लोगे, वरना आप गुमनामी के अंधेरे में 1 सेकंड में गुम जाते हो। तो मुकुल जी की जो बात है इसमें मुझे 2 बातें सुनाई देती हैं गोविंद जी। एक तो वो ये कह रहे हैं कि प्रामाणिकता होनी चाहिए, यानी अगर आप उसको ऐसे छद्म कर रहे हो या बनावटी है तो पर वो पता करने के लिए भी कि ये सचमुच में है कि बनावटी है, वो कह रहे हैं कि 3 सेकंड में उसकी अटेंशन चली जाएगी। तो 3 सेकंड में वो ऐसे कैसे निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि ये ठीक है कि नहीं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और अगर इनकी बात को आधार बनाकर चला जाए, तो फिर प्रारंभ में आपको कुछ ऐसा ड्रामेटिक या कुछ इस तरह का उलूल-जुलूल करना पड़ेगा कि उसकी अटेंशन आपके साथ बनी रहे, अगर हम इस तरह के कार्यक्रम की बात करें तो? गोविंद जी। सर, मीडिया का कोई सा भी पक्ष लें, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। इसको अगर हम न्यूज़पेपर या मैगजीन की दृष्टि से देखते हैं तो हेडिंग, शीर्षक से ले सकते हो आप, और इंट्रोडक्शन से ले रहे हो। इंट्रो कहलाता है वो फर्स्ट पार्ट। तो जो इंट्रो होना चाहिए, चाहे आप इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हैं, मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो जो मेरा इंटरव्यू लेने में जो फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने बताया, पहली रिक्वायरमेंट की, मैं उस सबसे पहले बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट का महत्व क्या है, सब्जेक्ट के ऊपर लोगों की रुचि जागृत हो। दूसरी बात, ये बात जागृत हो कि जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ वो उसकी ऑथोरिटी है, मैं उसके महत्व को प्रतिपादित करूं कि मैं इसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, इस सब्जेक्ट पे ले रहा हूँ, और इस सब्जेक्ट के साथ में इनका विशेष जुड़ाव ये है। जैसे आपने हमें कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बना करके बैठाया हुआ है, तो ताकि लोग सुने तो ये देखे कि कम्युनिकेशन एक्सपर्ट नहीं, नहीं, बैठा वो भाई मैंने है। बनाया मैंने ये रिक्वायरमेंट भी है, कार्यक्रम की रिक्वायरमेंट भी है। जी। और गोविंद, तीसरी एक चीज, चीज़ चाहिए। जी, पहली इसमें बात, एक मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊँगा कि इन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, तो हाँ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग एक मार्केटिंग है। प्रोडक्ट हाँ, कौन है? मुकुल गोस्वामी और गोविंद पारिक। तो एग्जैक्टली। आप उस प्रोडक्ट को अगर बेचना चाहते हो, लोगों को, ऑडियंस को सुनवाना चाहते हो,
तो आपको मुकुल गोस्वामी और गोविंद पारिक को इतने सरल तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करना होगा, आपको पूरे तामझाम के साथ आप इंट्रोड्यूस सही करना कह रहे हो। होगा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि 3 बातों की रिक्वायरमेंट थी। बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप जब इंट्रोडक्शन दे रहे हो, किसी का शुरुआत कर रहे हो, पहली बात सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करो। सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो, लोगों को सब्जेक्ट में रुचि हो। दूसरी, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, वो एक्सपर्ट हैं, उनमें भी लोगों का अट्रैक्शन हो। और तीसरी बात, खुद सब्जेक्ट, कि वो सब्जेक्ट ऐसा हो कि जिसमें लोग सुनना चाहें, और सुन करके फिर उसके बाद जब शुरुआत करते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई सारे इंटरव्यूज या डिस्कशन की बात शुरू होती है, न्यूज़पेपर में जब पहला इंट्रो कहलाता है, पहला पैरा, उस इंट्रो में सब कुछ निचोड़ आ जाता है। वैसे ही अगर आप किसी का इंटरव्यू या डिस्कशन शुरू करते हैं, तो जैसा अभी अशोक जी ने स्ट्रॉन्ग स्टार्ट की कि भाई समय की बहुत कमी है, वाकई कमी है। 24 घंटे में से एवरेज हर दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति 2 घंटे 28 मिनट केवल सोशल मीडिया पर दे रहा है। अपने उसको नित्य कर्म के लिए 7-8 घंटे चाहिए सोने के लिए और उस काम के लिए। उसको अपने 7-8 घंटे जॉब के लिए चाहिए, खाने-पीने के लिए चाहिए। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के समय को लेना, समय वो हमारा कार्यक्रम देखे, वो हमारे कार्यक्रम सुने, वो हमने जो कुछ लिखा उसको पढ़े, उसको जब तक उसके लिए उपयोगिता उसकी नहीं होगी, उसकी यूटिलिटी नहीं होगी, वो उसका उपयोग नहीं करेगा। तो हमें जो कुछ परोस रहे हैं, वो बड़े रुचिकर तरीके से परोसे, उसकी रुचि का परोसे, और साथ में उसकी उपयोगिता उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए, उसके लिए महत्वपूर्ण हो, वो महत्वपूर्ण है। तो मुकुल जी, मैं आपने इतने इंटरव्यूज लिए उसका जिक्र आप कर रहे थे, तो मुझे ऐसे याद आया एक बार, मतलब मैंने बहुत ऐसे सपना जैसा देखा था, भाई अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो खूब तैयारी मन में करी थी और बड़े बड़े प्रश्न बनाए थे। अब वो भाई साहब जो है वो बहुत ही शांत स्वभाव के और बड़े इंटेंस और ऐसे पर्सनैलिटी, तो मैंने जो सवाल था दार्शनिक ढंग से बनाया था, साहित्यिक संपुट लगा के, कि आपकी पहली फिल्म थी रेशमा और शेरा और रेत में ये और ऐसा, उसने एक लाइन में मेरा बहुत अच्छा प्रश्न मेरे मन में था, उसने एक लाइन में सेट कर दिया, जैसे कि मिट्टी मिट्टी है, हम हमें कलाकार है, ऐसा कुछ बोल दिया था। फिर मैं वहां ले जाना चाह रहा हूँ आपको, कई बार ऐसा होता है कि जो जवाब देने वाला है वो आपकी बात को सुनता समझता है और उस तरह से जवाब देता है जैसे आपने अपेक्षा की होती है। कई बार वो आपको ऑफ द ट्रैक कर देता है, ऐसी स्थिति आप। अशोक जी, मैं याद दिला दूं, मैं हम्म, आपको याद दिला दूं, जोधपुर आकाशवाणी की बात है। रामायण के कलाकार अपने पास आए हुए थे जोधपुर स्टूडियो में, जी और उस समय मेघनाथ की भूमिका निभाने वाले विजय अरोड़ा भी आपके साथ में थे। जी मुझे याद है, मैं उस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहा था और आप उस विजय अरोड़ा का इंटरव्यू ले रहे थे। आपने अपने दिमाग में कोई सवाल स्ट्रॉन्ग स्टार्ट सोची हुई होगी कि मैं विजय अरोड़ा की ऐसे शुरुआत करूंगा। याद आ रहा है आपको? नहीं जैसे आप जी आपने स्टूडियो में जब बैठे, विजय अरोड़ा को लेकर के माइक्रोफोन अपने हाथ में लेकर के सवाल पूछना शुरू किया, मुझे याद है कि विजय अरोड़ा ने माइक्रोफोन छीना, और छीन करके एक जो मंत्र उन्होंने रामायण इस सीरियल में बोला था, जो शायद एक बड़ा मंत्र था, बड़े रोचक तरीके से प्रस्तुत किया। वो बड़े धम 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 बड़े जोरदार तरीके से उसको शुरू कर दिया। मैं देख रहा था कि अशोक जी को लग रहा था कि यार ये क्या हो गया। तो मेरा फिर छिप उन्होंने गया। बड़ी मजबूती से उसको शुरू किया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं पंडित जसराज का इंटरव्यू लेने के लिए गया। तो मैं क्लासिकल म्यूजिक का स्टूडेंट नहीं हूँ, पंडित लेकिन जसराज मैंने जी उसके लिए जी पूरी तैयारी की, उसकी पंडित जसराज का इंटरव्यू लेने के लिए बहुत जी अच्छे से जी तैयारी की। और तैयारी करने के बाद जैसे ही मैंने शुरुआत की, उन्होंने मेरी सारी तैयारियां धरी रही, उन्होंने नए सिरे से नई बात शुरू कर दी जो मैं एंड में पूछने वाला था। तो वो हाँ। मेरा तालमेल पूरा एकदम रोचक तरीके से बदल जाता है। मुकुल जी मेरा आपके मेरा साथ अनुभव जी इसमें हाँ इसमें अशोक क्या है, मुझको डैनी डेंजरपुरा का इंटरव्यू ले रहा था वीकेंड में। ही सेड आई हैव ओनली 15 मिनट्स एंड ही मिस द फ्लाइट। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत, अगर आप एक बच्चे की तरह आतुर हो किसी को पढ़ने के लिए, किसी को जानने के लिए, तो बहुत मुश्किल नहीं होता। लेकिन 100 में से एक केस ऐसा होता है। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, मैं जोधपुर से स्पेशली उनका इंटरव्यू लेने के लिए आया था और मुझे कहा गया था कि फ़ोन इन प्रोग्राम है। तो फ़ोन इन प्रोग्राम है तो आपका सबसे बड़ा हथियार है कि पब्लिक के फ़ोन आ जाएँगे। और बजट पर वो बात करना चाहती थी, महिलाओं के लिए उन्होंने क्या घोषणा की, उस पे बात करना चाहती थी। तो मैंने अपनी फ्रेम बना के रात को जोधपुर से रवाना हुआ, सुबह पहुँच गया। सीधे अशोक, मेरा मुलाकात उनसे वहीं स्टूडियो में हुई। तो हम लोग बीच में ये नहीं पूछ पाए कि प्रश्न और उत्तर कैसे रखेंगे। स्वरूप ओपनिंग, जैसे कहा गोविंद ने, मैं हमेशा हर प्रोग्राम की ओपनिंग बहुत अट्रैक्टिव बनाता था ताकि लिसनर्स और जो इंटरव्यू दे रहा है दोनों अपने आप को हीरोज में ले आए। आप उस भावभूमि में उसको ले आओ जहाँ से बातचीत शुरू करनी है, तो आपका आधा काम आसान हो जाता है। मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि आप के 3 साल बीत गए, राज्य का कैसा अनुभव रहा?
उन्होंने बजट का जो पहला उनका पन्ना राइटिंग की स्पीच थी उसको पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि शायद मेरा प्रश्न नहीं सुना है इन्होंने, या मैं हो सकता है कुछ सोच रही हूँ। फिर मैंने दूसरा प्रश्न पूछा कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका 3 साल का जो अब तक का अनुभव रहा वो कैसा रहा है, उसके बारे में कुछ। उन्होंने फिर दूसरा जो एक स्क्रिप्ट थी वो पढ़नी शुरू कर दी। मैंने तुरंत, मेरे साथ राकेश जैन थे, वो सामने वहाँ पर कंट्रोल रूम में थे, तो उनको मैंने इशारा किया प्ले सॉन्ग, और हमने गाना बजाना शुरू किया। मैंने कहा मैम अगर आपको वार्ता करनी है तो मैं चला जाता हूँ, क्योंकि आप अपनी बात अगर लिख के लाई हैं और पढ़ रही हैं, मुझे ऐसा कहा गया था फ़ोन इन प्रोग्राम है और फ़ोन इन में पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है। सो क्वेश्चन आंसर होते हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप जवाब ही नहीं देना चाह रहे। आपने मुझसे डिस्कस नहीं किया। बहुत नाराज़ हुई वो अपने महेंद्र भारद्वाज, उनके जो प्रेस सेक्रेटरी थे, उन पर, कि डिस्कशन नहीं हुआ। पर मैंने कहा मैम अपने को प्रोग्राम करना है, डिस्कशन करना क्या है, पब्लिक पूछेगी, आपको जवाब देने हैं। आप एक सफल राजनेता हो। तीसरे प्रश्न में जैसे ही पब्लिक ने उनके मूड की कोई बात की, और वो लास्ट के 50 मिनट्स इतने अच्छे गुजरे कि बाहर निकल के उन्होंने सबसे पहले कहा, अगर हम लोग पहले से ये तैयारी कर लेते तो मुझे लगता है कि मैं पूरे राजस्थान की जनता को पढ़ लेती और क्या जवाब देती। मैंने कहा यही कार्यक्रम का स्वरूप है। लेकिन इतना आपके साथ साहस होना चाहिए कि आप एक मुख्यमंत्री के साथ प्रोग्राम कर रहे हो, आप रिकॉर्ड चला के, म्यूजिक चला के उनको कम्युनिकेशन में लाओ। तो मुकुल अगर जी, पहले नहीं, तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। अशोक जी मैं भी एक बात मेरी जोड़ना चाहता हूँ मेरी मुकुल जी की मेरी बात बारी पर। मेरी बारी चलो, छोटी-सी। अब जो तो फिर जो मैं कंट्रोल लगे करने वाले आप, वो जो हाँ, आपकी बात हाँ, माननी तो पड़ेगी नहीं, हमें, पहले आप। मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता था, क्योंकि वसुंधरा जी का जो अभिव्यक्ति की शैली, उनका व्यक्तित्व जो है, तो आपने अपना जो स्टैंड रखा कि मैं चला जाऊँ वगैरह, उसके लिए बड़े साहस की ज़रूरत होती है, और वो सबके लिए संभव नहीं होता है। और नहीं, पर इसमें आप मैं प्रसारण में बहुत बड़े, आप भी वसुंधरा राजे हो प्रसारण के, तो मैं उसी आप। बात पर आना चाह रहा था हाँ, मैं उसी हाँ बात जी। पर आना चाह रहा था कि मैं मुख्यमंत्री के साथ काम कर चुका हूँ, वसुंधरा जी के साथ भी, गहलोत साहब के साथ भी, और शुरुआत में भैरव सिंह शेखावत जी के साथ भी। और मैंने ये देखा है कि हर बार जैसे ही रेडियो और टेलीविजन से उनके लिए बुलावा आता है कि आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है, तो उसके पहले हर मुख्यमंत्री की मंशा होती है कि आप हमें सवाल जवाब लिख करके दे दो। और मैं हर बार कहता रहा, मेरे पुराने रेडियो के और टेलीविजन दोनों के एक्सपीरियंस को देखते हुए, कि आपको स्पॉन्टेनियस जवाब देना है, एक नोट दे सकते हैं आपको बना करके, आप उसमें से जो फैक्ट्स फिगर्स यूज करना चाहो वो कर लो। लेकिन हर बार डिमांड यही रहती है कि नहीं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे दे दो, और हर बार यही कहा जाता है कि इससे फ्लो टूटेगा, अच्छा फ्लो नहीं बनेगा, आपको स्पॉन्टेनियस जवाब देने पड़ेंगे। एक तो ये सिंपल सी, वो हर पॉलिटिशियन के साथ में, किसी मंत्री के साथ में, तो भी वो ये चाहते हैं कि हमें सवाल जवाब लिख के दो, मैं उसकी तैयारी करके जाऊं और वही सवाल पूछे जाए, उन्हीं का मैं जवाब दूं, जो बहुत क्या अच्छा है इंटरव्यू नहीं इसमें, हो सकता। गोविंद एक गोविंद बात और मुकुल जी मैं जोड़ना चाहूंगा, जो आपने अमिताभ बच्चन की बात की। मैं जयपुर दूरदर्शन में था, जयपुर दूरदर्शन में अमिताभ बच्चन आए हुए थे, तो हमारे एक कुलीग की वाइफ, वो एक अनाउंसर थी, उनकी मंशा थी कि उनका इंटरव्यू वो ले। बहुत अच्छी तैयारी के साथ में वो इंटरव्यू करने के लिए आई। लेकिन जो साहस की बात अभी अशोक जी आपने की कि साहस होना चाहिए, वो अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व से बेहद बेहद प्रभावित थी, उनको पूछने वाली थी एक तरह से। वो उनके सामने बैठ गई, और उसके बाद ऊपर से हम इशारा कर रहे हैं कि इंटरव्यू स्टार्ट करो, वो अमिताभ बच्चन को आंखें फाड़ करके देखती जा रही है, सवाल उनके मुंह से नहीं निकल रहा। फिर उनको दोबारा कहा गया कि नहीं नहीं, आप पूछे तो सवाल शुरू तो करो, लेकिन वो उनके पसीने आ रहे हैं और वो सवाल नहीं पूछ पा रही है, और बाद में आंखों से पानी पानी बहना शुरू कर दिया, उनके आंसू टपक रहे हैं, वो लेकिन सवाल करोड़पति नहीं नहीं पूछ रही। बनेंगी, वो करोड़पति नहीं बनेंगी वो फिर। हमें इसमें मैं अल्टीमेटली ये, एक इसमें अशोक दूसरे मैं व्यक्ति को जोड़ना, बुलाना पड़ा उनका इंटरव्यू करने के लिए। वो कह रही कि मैं जिस व्यक्ति को मैं पूछती हूँ उनके सामने बैठा देखते हुए मैं, मेरी जबान बंद हो गई, मैं क्या आप अपने क्षेत्र के अमिताभ बच्चन हो, पहली बात ये है, करूं। लेकिन आप मुकरी की तरह बिहेव करोगे। मेरा कहना यूं है, मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सबसे पहला जो प्रोग्राम था, जब वो भारी बहुमत से पहली बार बने थे, तो आकाशवाणी में रखा था। बहुत कम्युनिकेटिव वो है नहीं, बहुत सीधे भी नहीं है, लेकिन बहुत सरल इंसान है। तो सरलता में जब उनसे गोते लगाए उनके साथ, तो मुझे लगता है कि इतना व्यक्तित्व उनका निर्मल है, संवेदनशील है, कि हमको प्रोग्राम जो 1 घंटे की सीमा में था, उसको 2 घंटे करना पड़ा। क्योंकि उनको भी आनंद आ रहा था। जनता की बात सुन रहे हैं, आप कर रहे हैं। सो आप सिर्फ़ एक थाली परोसने वाले हो, व्यंजन अच्छा, सामने दूसरे हैं। मैं जी। आपकी बात को लेके दूसरी तरफ थोड़ा जाऊँ तो
हम जो सुन रहे हैं मुकुल जी से, और मैं भी उससे कमोबेश सहमत हूँ कि हमारा जब इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं तो ऐसी भूमिका है कि हम उसके लिए ऐसा वातावरण प्रस्तुत कर रहे हैं शब्दों से, भाव से, कि वो अपने को व्यक्त करने के लिए प्रेरित हो और जो भी उनका सर्वश्रेष्ठ है वो प्रकट हो। मैं इस प्रकार से देखता रहा हूँ। लेकिन अब इसकी दूसरी तरफ जाते हैं, जब खास करके जब हम राजनीतिज्ञों से संवाद की बात कर रहे होते हैं और जिस तरह का ट्रेंड आजकल दिखाई देता है भारत में भी और भारत से बाहर भी। आपने देखा होगा एक बहुत फेमस इंटरव्यू इनका अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का, तो कौन सा देश था मैं अभी भूल रहा हूँ स्थान का नाम, पर उन पत्रकार ने उनको छीलने वाले प्रश्न पूछे, लेकिन एस जयशंकर जी अपनी कंपोजर में रहे और उन्होंने जो भारत का पक्ष था वो प्रस्तुत कर दिया। कई बार लेकिन जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो इस तरह का पैनापन लेके आते हैं कि जैसे इसको हमें छील देना है, इसके व्यक्तित्व में से कुछ वो ऐसा बहुत कर गलत देना है। है। अशोक, हाँ, वो बहुत गलत है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज की जो धारणा है ना, स्पेशली टीवी एंकर्स की, आप भावनात्मक रूप से आप मेहमान बुला रहे हो, तो मेहमान को जूते मारना शुरू करोगे या मेहमान को खिला-पिला के आप प्यार से वो बातें निकलवा लोगे? जैसे बहुत सिंपल प्रश्न था, मैं इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम्पल के साथ देना ज़्यादा बेहतर होता है। अशोक जी का दावा था कि मैं सीमांत वो पश्चिम के गांधी के रूप में प्रतिष्ठित थे। अब राजनीति में कोई आता है तो आपको भ्रष्टाचार भी दिखता है। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ समझौता करना पड़ता है। अब ये प्रश्न है, अगर मैं इसको बहुत ही बेदर्दी से उनको बोलूँ, आप दावा करते हो, आप गांधी हो, क्या आप भ्रष्ट नहीं हो, वो नहीं हो। एक हमने बहुत ही प्यार से तरीका कि आप मुकुल जी, कहते हो कि आपके संस्कार रेडियो के संस्कार है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के संस्कार है। लेकिन अगर आप आज किसी भी प्राइवेट चैनल को देखोगे, चाहे टीवी चैनल हो, चाहे प्राइवेट एफएम के हो, ये अशोक जी जैसा कह रहे हैं, वो निश्चित रूप से उनकी भाव-भंगिमा यही होती है कि अपने मेहमान को बुलाएँ और जितना छीलने की कोशिश करें, उतना छीला जाए। आपने अशोक जी के इंटरव्यू की बात की, मुझे भी याद आ रहा था। अशोक जी जब राजस्थान के गृह मंत्री बने थे, मैं अशोक जोधपुर गहलोत जी, आकाशवाणी में था। अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी। तो मैंने अशोक गहलोत जी का, जब वो राजस्थान के गृह मंत्री बने थे पहली बार, तब उनका इंटरव्यू जोधपुर आकाशवाणी से रिकॉर्ड किया। उनके एक मैदान में उद्घाटन करने गए और मुझे लगा कि राजनीतिज्ञ कितने सरल और सहज हो सकते हैं। उनके सारे चेहरे भीड़ खड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही आकाशवाणी, वो गरिमामय माहौल आकाशवाणी का, कि जो एक उस समय का जो स्वर्णिम दौर था उसकी बात थी। जैसे ही उनको कहा गया कि मैं आकाशवाणी से आया हूँ, तुरंत उन्होंने सारी भीड़ को हटाया और बैठ गए इंटरव्यू देने के लिए। आज के दौर में ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई है। और देखिए, अभी दूसरी बात जैसे कि आप जब स्टूडियो में बैठ कर के जब बात करने लगते हैं, तो स्टूडियो का पैनल का जो बैठे हुए लोग, वो अब तो एक तरह से मुर्गा लड़ाई जैसे लड़ा करके एन्जॉय करते हैं मैं उसको। एग्ज़ैक्टली यही टीआरपी कह रहा उससे हूँ। बढ़ रही है। अभी एक्चुअली हमें, आज तक हाँ, में मैं अमित जी, शाह मैं जी का ऐसे मुकुल जी, मैं इंटरव्यू ये निवेदन करूँ कि इंटरव्यू में और डिस्कशन में, और डिस्कशन भी जो पॉलिटिकली वोलेटाइल करंट थीम है उस पे करने में, जैसे मैं अभी हम इस पे जाएँगे नहीं, लेकिन अशोक गहलोत जी ने हाल ही में बजट पिछले बरस का पढ़ दिया 8 मिनट का, ऐसा कुछ हुआ है अभी हाल में। तो अगर कोई बात करेगा तो वो उसको लेकर ही उसके बाहर ही नहीं जाएगा और उनका मूड खराब कर देगा पहले ही। तो अगर वो कुछ बात ढंग की कह सकेंगे तो कह नहीं पाएँगे। तो आपको इसलिए मेरी बात मनोवैज्ञानिक, आप जब तक सुनेंगे नहीं तो आप मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि प्रश्न वही है कि आप एक राजनेता से पूछ रहे हो कि क्या आप भ्रष्टाचार नहीं करते या आप भ्रष्ट नहीं है या आपको पता नहीं है कि राजनीति में भ्रष्टाचार होता है। आपने पूछा कि सर आपकी ज़िंदगी को पढ़ने की अगर मैं कोशिश करूँ तो मुझे बहुत ही ईमानदार आदमी नज़र आता है मुख्यमंत्री के रूप में। जबकि राजनीति को कहते हैं कि एक दलदल है, कीचड़ है। सो हाउ यू सेव योरसेल्फ? अब आदमी तुरंत आपके साथ है बिकॉज़ आपने उसको चोर नहीं कहा है, आपने उसको डाकू भ्रष्टाचारी नहीं कहा है। तो उन्होंने इतना अच्छा जवाब उसका दिया कि देखिए राजनीति में मैं कोई धर्म का काम करने के लिए तो आया नहीं हूँ। राजनीति करने आया हूँ तो राजनीति के अपने-अपने एस्पेक्ट्स होते हैं। लेकिन मैं सकारात्मक राजनीति करता हूँ, नकारात्मक नहीं करता। सो अब ये पृष्ठभूमि बनाना आप पर है। आप उनको सीधा डाकू बोलोगे, भ्रष्टाचारी बोलोगे, तो आप उनके मन की बात नहीं निकलवा पाओगे। अगर आप उनके मन में गोता लगा के आज नरेंद्र मोदी से भी आप पूछोगे कि आपका कोई तो मित्र होता होगा जिससे जाके आप कभी फ़ोन पे बात करके रोते होगे कि यार मैं दुनिया का भला करना चाहता हूँ और नहीं कर पा रहा। या लोग मुझे समझ क्यों नहीं पा रहे, मुझे 100 किलो गाली रोज़ क्यों खानी पड़ती है।
तो कहीं तो हाँ, तो तब आप उस मुकुल जी मन के सही कह रहे कोने हो, के आप अंदर सही रह कह गए। रहे हो, लेकिन मैं अशोक जी एक बात और मुकुल जी जोड़ना चाहूंगा, इस मैं बात आपको पे एक बता बात जोड़ना चाहूंगा। मैं वो आपको खासतौर देता पर हूँ। बात इंपॉर्टेंट ये है कि कई पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं, जो मैं कर रहा हूँ अभी आपके साथ में, कि उनको बीच में बोलना ही बोलना है। और बोलने के अलावा एक और बात है कि सवाल जो पूछा गया वो इररिलेवेंट है। वो तय करके आए हुए हैं कि मुझे आज ये बोलना है, वो बोलेंगे। आपने सवाल कुछ भी पूछा, लेकिन उनको जो बोलना है वो बोलेंगे। ऐसे लोगों से इंटरव्यू लेते समय इंटरव्यूअर को एक चुनौती होती है, और उस चुनौती के समय वो अपने सवालों को सही परिप्रेक्ष्य में ला पाए, उनके जवाब निकलवा पाए, ये उसकी एक योग्यता होती है, उसकी सक्षमता होती है। तो इस योग्यता को लेते हुए जब हम बात करें तो एक्चुअली ऐसा वातावरण बन गया है कि हम तीनों उसमें अटेंटिव हो गए, तो लगता है कि सुनने वालों को भी उसमें कुछ पकड़ आ रही होगी। मैं एक दूसरी तरफ जा रहा हूँ थोड़ा-सा, और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट गोविंद जी भी बहुत मंच से जुड़ते हैं जनता के साथ में। मुकुल जी आपने भी संबोधन किया है बहुत, थोड़ी बहुत मैंने भी की है। लेकिन अभी जो हमारे समय के बहुत अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, उसमें भी नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। हमारे अमेरिका से पहले क्लिंटन जी बहुत अच्छे थे, ओबामा जी अच्छे बहुत माने जाते रहे। तो एज़ एज़ अ स्पीकर गोविंद जी आप अपने दर्शकों का ध्यान बाँध सकें, उसमें आप क्या मन में लेके जाते हैं कि भई फ्री फ्लो होता है या थोड़ा एक स्ट्रक्चर लेके जाते हैं? अशोक जी, मेरा मानना है कि ये निर्भर करता है कि आप किस ऑडियंस के सामने हैं। जिस ऑडियंस के सामने है, उसी ऑडियंस के अनुकूल आपको अपने आप को तैयार रखना चाहिए। उसी ऑडियंस के मानसिक स्तर को दृष्टिगत रखते हुए आपको अपनी भाषा बनानी पड़ेगी, भाषा का स्तर रखना पड़ेगा। उसी ऑडियंस के मानसिक स्तर और उसके सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने जो डायलॉग डिलीवरी है, वो भी उसी परिवेश में करनी पड़ेगी। कई बार जब एक बार आपने ये देखा कि सामने ऑडियंस बहुत एक लिटरेट और बहुत शानदार ऑडियंस है, तो आपकी भाषा की शैली भी वैसी होगी, आपकी भाषा का स्तर भी वही होगा। और अगर आपको लगा बहुत सामान्य ऑडियंस है, तो वैसा रहेगा। लेकिन फिर एक और चीज़ है, मुझे आपने जब एक अच्छे ऑडिटर की बात करते हैं, चाहे मोदी जी की बात हो, इंदिरा गांधी की बात हो, या और किसी मैं राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत जैसे राजनेता जो किसी भी मंच पर खड़े होकर के पब्लिक को बांध लेते थे, उसमें एक फ़ॉर्मूला है पूरा। उस फ़ॉर्मूले के तहत आपने बहुत सहजता से अपनी बात शुरू की, लोगों के साथ दिल से जुड़े, लोगों के साथ में अपना संबंध कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ी उनके ठहाके लगाए, हँसाया। जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ी उनको बहुत गंभीरता से अपनी बात कही। जो संदेश आपको देना वो दिया। असली मकसद एक कम्युनिकेटर का एक ऑडियंस को जब संबोधित कर रहे हैं, तब हमारा मंतव्य ये है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, उसको सुनने वाला उसको आत्मसात करे, उसको एक्सेप्ट करे। वो केवल सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल ना दे, वो उसके दिल तक जाए, दिल तक जाके उसको गहराई से स्वीकार करे और उसके अनुकूल आचरण करे, तो मेरा संबोधन की सफलता है। तो मुझे इस विषय में मैं आगे मुकुल जी छोटी टिप्पणी करके आपकी तरफ आऊँगा। तो जो संबोधन की बात हो रही है, उसमें एक्शनेबल वो कोई मैसेज पहुँचा पाए, ऐसा हर एक वक्ता के बस की बात नहीं होती है मुझे लगता है। अगर वो मैं सुन भी रहे हैं तो उसी जी, जी। तो बिल आप क्लिंटन जयपुर आए थे अशोक, तो आपने जी, नाम लिया इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ। और जो बात है कि वो नाचना एक ये यहाँ पे उनके नायला गाँव में उनको बुलाया गया था, 40 औरतें थी। कंप्यूटर जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी क्रांति कही जा सकती है, जहाँ पढ़े-लिखे लोग कंप्यूटर ऑपरेट करते थे। गाँव की महिलाएँ घूँघट में कंप्यूटर ऑपरेट कर रही थीं और वो इतने उससे अभिभूत हो गए कि वो सड़क पे उन्होंने उनके साथ डांस करना शुरू कर दिया। फिर उनका एक संवाद हुआ था उन 40 औरतों से। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें से एक औरत ने पूछा था अमेरिकन प्रेसिडेंट से कि आप अगर भैंस का लोन लेना चाहो, तो हम दे सकते हैं। वो इतने ज़ोर से ठहाका लगाकर हँसे थे उस बात से। और फिर उनको उन्होंने कम्युनिकेट किया था कि आप भारत को आगे बढ़ाइए। मतलब मुझे अभी तक वो दृश्य कैद है। ये बात होगी 20-25 साल पहले की। मुझको उस पे अवार्ड भी मिला था, सिफ़र से शिखर तक। तो एक नेता जब, जैसा गोविंद ने कहा, कि जब वो जनता के बीच में एक अनपढ़ लोगों के पास पहुँचा है, तो वो उनके स्तर पर बात कर रहा है। उन्हीं की ज़मीन पे बात कर रहा है, तो वो 1 घंटे बात करते रहे। और जब आप अपनी ओढ़ी हुई किसी विचारधारा को लेके फिर बात करेंगे, तो वो ऑडियंस आपकी उस विचारधारा के साथ बह रही है या नहीं बह रही, ये बहुत बड़ा निर्णय करेगा। तो नरेंद्र मोदी जी वही हाँ। ऑडियंस से जुड़ते हैं। वो बिल वही क्लिंटन है ऑडियंस जुड़ से जी, जुड़ते मैं क्षमा चाहता हूँ, जुड़ने का ये जो क्रम है हम जारी रखेंगे।
क्या बात है जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ या वक्ता को अपने एक या अनेक श्रोताओं के साथ जोड़ के रखती है? उसमें स्किल के साथ-साथ सब्सटेंस भी महत्वपूर्ण उसकी भूमिका रहती है। आप दोनों की बात से ये मैं निष्कर्ष लेते हुए अगर मैं सब्सटेंस को हम कहें कि जो हमारे अंदर का जो सोलफुलनेस है, उसको लेकर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो जुड़ने की संभावनाएँ अधिक हैं। बट उसके साथ-साथ ये भी है कि आपका जिस भाषा में आप स्वयं को व्यक्त कर रहे हैं, तो शब्दों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध हो, तो स्किल का और स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस है, शिल्प की महत्ता है, पर साथ ही साथ आप क्या हैं? वो मुख्य रूप से महत्व रखता है। आप दोनों बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा मैं आप दोनों के प्रति अपने नहीं, नहीं, आप भी उतने ही अच्छे हैं। आप में कोई वो नहीं, आप भी परफेक्ट है बिल्कुल अपने तो अपने धन्यवाद मन के में। साथ आभार और ये क्रम हमारी संवाद का फिर से जारी रहेगा। इन दोनों के साथ-साथ बात हम जब कर रहे थे कैसे हम दूसरे का ध्यान अपनी ओर बाँध के रखें, वो हमारे लिए हमेशा आवश्यक है। चाहे पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, कहीं भी हैं। तो इसलिए इतना यूनिवर्सल ये थीम था। बहुत ही आनंद आया। बहुत मंगल कामना।